नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका न्यूज़ रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। शिववन शर्मा हमें ज्वाइन कर रही हैं और न्यूज़ रूम लाइव में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अगले 1 घंटे तक आप तक पहुंचेंगी और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक आगे जाना है। एआई समिट से शुरुआत होगी, एक एक करके फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्य के दर्जे को लेकर आने वाले बयानों के बाद सियासी घमासान मचा है, तूफान आया है, दोनों तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा सत्र और बजट पर क्या वाकई में इस बीच बड़ी घोषणाओं की तरफ सरकारें जा रही हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा दबाव से 30 करोड़ के आसपास नौकरियां समाप्त हो सकती है। एक रिपोर्ट ने दुनिया भर के अंदर, खास तौर से भारत के अंदर एक्सपर्ट्स की राय में सबकी नींद हराम कर दी है। सारी खबरें विशेष रूप से चर्चा का हिस्सा रहेंगी, लेकिन शुरुआत टॉप 5 या बड़ी 5 खबरों के साथ जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही है। और सबसे पहले बात होगी एआई समिट की, जो आधिकारिक रूप से तो शुरू हो चुका है, आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, लेकिन बाहर से आने वाले मेहमान, जिसमें कई बिलियनियर्स पहुंचे हैं, आज सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के अलावा बड़ी शख्सियात में, बड़े चेहरों में आज इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, भारत का 3 दिन का दौरा कल समाप्त हो जाएगा। आज स्पीकर्स की हैसियत से इस मुख्य रूप से एआई समिट में हिस्सा लेंगे। पूरे दिन की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, कौन कौन से स्पीकर्स हैं, क्या बात होगी, किस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होनी है, आज न्यूज़ रूम लाइव में सबसे पहले इस पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसी बीच बात अब उस मुद्दे को लेकर करेंगे जो कि पूरे विश्व भर में चिंता का विषय बना है, और वो है आतंकवाद यानी कि टेररिज्म। सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, अब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी भारत में आकर इसी टेररिज्म को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको बताएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलेंगे, जहां पर परीक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आज से एग्जाम्स हो रहे हैं और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे जो कि सरकार की तरफ से बनाए गए एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, सेंटर्स हैं, उन केंद्रों का रुख कर रहे हैं। तैयारियां क्या है, थोड़ी देर में पूरी व्यवस्था पर चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम होने के बाद धांधली वाली कहीं बात सामने ना आए, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए, एग्जाम को भी राजनीति के साथ जोड़ा जाए, ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना बनी, इसके लिए तैयारियां की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में पूरी खबर हमारे संवाददाता भी हमें लखनऊ से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात जरा करेंगे तुर्कमान गेट को लेकर, जहां पर एक पथराव की घटना पेश आई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन इसको लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस कार्रवाई के तहत फिलहाल अभी 12 आरोपियों को जमानत मिल गई है। क्या कुछ पूरी अपडेट है, किस तरीके से घटना पेश आई, पुलिस किस किस राह पर आगे चल रही है और किस तरीके से आगे की जांच हो रही है, वो भी आपको बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात भी न्यूज रूम लाइव में होगी, जहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। स्टेटहुड क्या प्राथमिकता केवल जम्मू कश्मीर सरकार की और लोगों की है, प्रश्न पूछा गया कि इस पर जो सदन के पटल पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस केंद्रीय गृह मंत्री ने या सरकार ने जो कुछ कहा वो प्राथमिकता है, इसलिए डेडलाइन डिसाइड अगर कोई करेगा तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सरकार करेगी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर थोड़ी देर पहले बहुत सख्त रिएक्शन दिया है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं, जहां पर एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बेहद खास है। शिवपाल, बिल्कुल, आपको बता दें कि आज दिल्ली में एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे और बीते दिन पीएम मोदी और मैक्रोन की मुलाकात हुई थी। उनकी तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और भारत और फ्रांस के संबंधों पर विशेष चर्चाएं हुई। डिफेंस सेक्टर, ट्रेड और बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, ओवरऑल एस्पेक्ट से भारत और फ्रांस के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही ज्यादा विशेष है, सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारी में से एक भारत और साथ ही साथ फ्रांस के जो संबंध है वो देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में मुलाकात हुई और कल मुंबई में ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी देखने को मिली, जिसके अंदर कि मैक्रोन ने ये कहा कि भारत के बहुत बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज हैं, यानी कि भारत के युवाओं की तारीफ इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से की गई। बेहद ज़्यादा खुशी जहां पर भारतीयों को है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के जो लोग हैं या फिर फ्रांस की जो लीडरशिप है वो भी बेहद ज़्यादा खुश है, क्योंकि भारत के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाने का काम कहीं ना कहीं फ्रांस कर रहा है। लेकिन आज दिल्ली में जब एआई समिट होगा तो उसके अंदर भी इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे। देखिए, फ्रांस की अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अब जब
एआई समिट यहाँ पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने रखी जाएंगी, पटल पर रखी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसी बीच में युवा और अलग अलग सेक्टर से लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन विशेष तौर से नजरें रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के दौरे का आगाज 17 फरवरी 2026 से हुआ था। 3 दिन की यात्रा है, कल समाप्त हो जाएगी और आज दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था रही है उस पर भी महाजाम लग सकता है। तैयारियां ऐसी की गई थी कि चीज़ें बाधित ना हो, लेकिन ट्रैफिक बाधित होगा और कई एक जगहों पर वैकल्पिक मार्ग भी प्रशासन की तरफ से चुने गए हैं। 16 से 20 फरवरी तक का ये जो कार्यक्रम है, पहले से तैयारियां चल रही थी और बहुत सारे मेहमान जो ऑलरेडी इसमें आए थे, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस तरह के कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। कर रहे थे, लेकिन एआई समिट में शामिल होने के लिए मैक्रोन जब पहुंचे हैं तो आतंकवाद से लड़ाई जारी रहेगी और दोनों देशों की जो प्रतिबद्धता है, दोनों की जो प्राथमिकताएं हैं, वो भी गिनवाने की कोशिश हुई। मुंबई के अंदर लोक भवन में होने वाली मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सहयोग पर बात की गई। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जो भारत लड़ रहा है, फ्रांस भी उसी लड़ाई का हिस्सा है, वो जारी रहेगी। एक तो ये, फिर सभी आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं, जितने संगठन हैं, समूह हैं, उनको फ्रांस अपनी राष्ट्र नीति के अनुसार नकारता है। 2026 दोनों देशों के लिए बेहतर है और काम अच्छा हो, नीतिगत तरीके से हो, और जब व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश है तो आतंकवाद के लिए और किसी के लिए नफरत भरी जगह कहीं पर नहीं रखी जाएगी। इमैनुअल मैक्रोन न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ बेहतर रिश्तों या तालमेल पर जब बात कर रहे थे, सहयोग पर बात कर रहे थे, तो उसी दौरान इन बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। ये तमाम बातें जो है इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कल मुंबई में कहा गया और तमाम जो भी आतंकवादी समूह है हम उन्हें नकारते हैं। भारत और फ्रांस एकजुट होकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ये तमाम बातें इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कही गई और 2026 हमारे रिश्तों को और तेज करेगा। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई इसी तरीके से जारी रखना चाहते हैं और हम सभी आतंकवादी समूह को नकारते हैं। 2026 हमारे रिश्तों को और तेज करेगा। ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो भी यहाँ पर फ्रांस की तरफ से की गई और फ्रांस G7 की अध्यक्षता भी करने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में आमंत्रित किया है और G7 समिट में भी आतंकवाद का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उठाया जाएगा। विश्व पटल पर इस आतंकवाद के मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि आतंकवाद जो है वो जड़ से पूरे विश्व भर से हर एक तरीके से खत्म हो सके। तो आपको सुनाएंगे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया।
लाकर कि जो यूक्रेन में जो लोगों के ऊपर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए मिलकर हम काम करें ताकि उनको रोका जा सके। और हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को बनाए रखें और हम सभी जो आतंकवादी समूह हैं उनको हम नकारते हैं। और इस साल इस 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है ये हमारे संबंधों में और तेजी लाने वाला संबंध है। आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठकें कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले, तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें। ये मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं, उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं। हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है, जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं, लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं। खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्र हों जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं। और इन चीज़ों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है। क्या कुछ कहना था इमैनुअल मैक्रोन का, उनकी तरफ से आतंकवाद को लेकर बातें कही गई। इसी बीच में स्पेन के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एआई समिट में वो शामिल होने वाले हैं। तो यानी कि फ्रांस और स्पेन के बड़े चेहरे इस एआई समिट में पहुंचेंगे। कई देशों के बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचते नजर आएंगे। तो कुछ ही देर के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट दिल्ली के जो एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ पर दिल्ली के अंदर आयोजित होगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व भर से बड़े चेहरे, बड़े देशों के बड़े नेता यहाँ पर दिल्ली पहुंचेंगे। फिलहाल अभी इमैनुअल मैक्रोन जो कि कल से ही यहाँ पर भारत के अंदर है, मुंबई के बाद अब वो दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन आज स्पेन के राष्ट्रपति भी दिल्ली पहुंच चुके हैं या इस समिट के अंदर भाग लेने के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। यानी कि फ्रांस, स्पेन, मॉरिशस और ऐसे बहुत सारे बड़े देश हैं जिनके कि बड़े बड़े चेहरे, उनके जो लीडरशिप है वहाँ की, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए उन्हें जो है वो भारत के बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े बड़े अफसर, बड़े अधिकारी उन्हें सल्यूट के साथ उनका सम्मान करते हुए उनका वेलकम कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरे भारत के अंदर जो है अलग अलग देशों से लोग पहुंचे हैं, लेकिन पूरे विश्व भर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर पूरे विश्व भर में आज पहुंचेगा। तो ओवरऑल दिल्ली के अंदर हम देखते हैं किस तरीके से निहारते हुए ये लोग जो है भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर को देख रहे हैं और विश्व पटल पर आज भारत का कल्चर एक बार फिर से जाता नजर आता है। तमाम देशों के मेहमानों का एक एक करके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। तो स्पेन के राष्ट्रपति जब पहुंचे हैं तो जयंत चौधरी सरकार के मंत्री वहां मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अन्य देशों के लोग भी एक एक करके पहुंचना शुरू हुए हैं। और स्पेन के राष्ट्रपति के पहुंचने के साथ जो स्पीकर्स हैं उनकी सूची भी अगर आप देखेंगे तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक जो यूपीआई पेमेंट एआई समिट के जरिए कर सकेंगे, जो एक टेस्टिंग लैब की तरह भी उनके लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भविष्य, इससे नौकरियों पर होने वाले खतरे और इसके फायदे, दोनों स्पीकर्स एक एक करके बताएंगे। दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ हैं
ताबिश, क्या हलचल देश की राजधानी में है? और खबर यह है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मेहमान, जिनमें कई बिलियनर्स हैं विभिन्न राज्यों के और के जो स्टेट्स के प्रमुख हैं, वो एक एक करके पहुंच रहे हैं और आज का दिन बेहद खास है, इससे पहले कि ये 20 तारीख को समाप्त हो पूरा समिट। देखिए, आज से फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक और ताजा अपडेट अभी आया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवीआईपी डिनर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और जो वीआईपी मेहमान भारत में आए हुए हैं, उनको आज बुधवार को डिनर देंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। जो लेटेस्ट अपडेट एडवाइजरी का आया है, क्योंकि कल भी एक एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, लेकिन आज ज्यादा दिक्कत इसलिए रहेगी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का मैच है जो भारत मंडपम के ही नजदीक अरुण जेटली स्टेडियम में होना है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौतियां दो रहेंगी। पहली चुनौती ये रहेगी कि सबसे बड़ी जो एडवाइजरी है वो ये है कि वहां से निकलने वाला जो रूट होगा, जो वीवीआईपी रूट है, उसे शाम 4 बजे से 10 बजे तक के लिए बंद किया गया है। जो वीवीआईपी मेहमान है जो वहां से निकलेंगे, जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे या जो बहुत वीवीआईपी मेहमान बाहर से हमारे देश में आए हुए हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ ये भी दिक्कत है कि आज वर्ल्ड कप का मैच होना है और भारत मंडपम से कुछ ही दूरी पर ये मैच है। तो ऐसे में दो दिक्कतें ये दिल्ली पुलिस के सामने होंगी और इसीलिए भी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लेटेस्ट एडवाइजरी आई है वो मैंने आपको बताई है, जिसमें कुछ जो मार्ग हैं उनको कहा गया है पब्लिक डोमेन पर कि आप इन मार्ग को कम से कम यूज ना करें, जिसमें भैरव रोड और दिल्ली के ऐसे बहुत सारी सड़क है, जो बहुत सारे मार्ग दिए गए हैं, जो लिस्टेड किए गए हैं कि वो इफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें सरदार पटेल, मदर टेरेसा मार्ग, 3 मूर्ति, अकबर रोड, जनपद, विजडन प्लेस, 30 जनवरी, पृथ्वीराज रोड जैसे तमाम जो मार्ग हैं, इनको ये प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि भारत मंडपम में एआई समिट है और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप का मैच है। दूसरी तरफ जहां आपने एआई समिट का जिक्र किया है तो बड़ा उत्साह दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा लोगों में जोश है। आज दिल्ली के अंदर मौसम बहुत सुहाना हुआ है। बारिश लगातार कल से दिल्ली में रात से हो रही है, लेकिन जैसे बारिश हो रही है वैसे ही मौसम भी गर्म है। राजनीतिक मौसम बात की जाए या एआई समिट के मौसम की बात की जाए, लोगों में एक उत्साह, खास तौर से आसिफ यहाँ अगर आप देखें तो जो यूथ है उसमें एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो इन 4 दिनों के अंदर लाखों फुटफॉल वहां होने वाला है। यानी ये सरकार मानकर चल रही है कि एआई 2047 का जो सपना सरकार साकार करना चाहती है, 2047 का विजन जो लेकर के चल रही है सरकार का मानना ये है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 2047 का विजन हम लेकर के चल रहे हैं। उस 2047 के विजन में भारत एआई का सबसे बड़ा तीसरा हब बनने जा रहा है। यानी सरकार ने उस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों की जो निगाहें हैं वो भारत पर है और भारत की तरफ से जिस तरह का इम्पैक्ट निकलकर सामने आया है वो बहुत काबिले तारीफ। और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे तो जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे और उनके साथ जो उनकी टीम पहुंची है, वो जो यहाँ पर उनके रिव्यू मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का साफ इंडिकेशन है कि भारत में हो रहा एआई आने वाले समय के लिए भारत को ग्लोबली एआई में अलग पहचान देने जा रहा है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग शुरू करके, डिजिटल पेमेंट शुरू करके भारत ने अपनी छाप छोड़ी थी इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको दुनिया के कई मुल्कों ने अपनाया है और ऐसे ही एआई कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत में। आसिफ, एक चीज और भी, आज चूंकि जब डिनर हो रहा है तो क्या इसको डिप्लोमेटिक स्तर पर भी एक जो रीच आउट प्रोग्राम भारत सरकार का है, विदेश मंत्रालय का है, वो भी माने? खाना तो महज एक बहाना है। जा सकता है जब इतनी बड़ी तादाद में आपके पास दुनिया भर के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्र अध्यक्ष और बड़े बिजनेसमैन भारत के अंदर मौजूद हैं और आप उनको डिनर ले जा रहे हैं, तो डिनर डिप्लोमेसी कही जा सकती है। भारत के अपने संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम मुल्कों से बहुत बेहतर है और इसके लिए इस डिनर डिप्लोमेसी को आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री के साथ डिनर अगर रखा गया है तो ऐसी बात है कि जहां पर एआई को लेकर के तो लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अन्य जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं जिन पर बातचीत की जाती है, जिस पर के जो राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि डिनर तो एक बहाना हो, लेकिन बहुत सारी चीजों पर बातचीत करना कहीं ना कहीं सरकार का निशाना हो। आसिफ,
बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ थे। एआई समिट तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे रास्ते खुलने वाले हैं, और रास्ते क्या बंद भी होंगे। स्पीकर इसी बात पर विशेष रूप से चर्चा करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो दुष्प्रचार अगर कहीं पर हुआ है तो वो किस हिसाब से इसका फायदा है, नुकसान है, सब चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन राज्यसभा चुनावों की बात करते हैं, क्योंकि 16 मार्च की डेट तय कर दी गई है। ठीक 20 दिन के बाद राज्यसभा की 37 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें महाराष्ट्र के 7, उड़ीसा की 4, तमिलनाडु में 6 सीटें हैं। शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। नए चेहरे शायद आए, नए चेहरों को जिम्मेदारियां। ऐसे में दबदबा किसका है? जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो बीजेपी की सरकार, उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहां के लिए भी, वहां पर से भी विपक्ष के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तमिलनाडु से सरकार के लिए शायद कोई अच्छे नंबर्स ना आए। कुल मिलाकर 10 स्टेट्स हैं, 37 राज्य हैं, जहां पर इन सारी सीटों पर अधिकतर एनडीए या जो सत्ता दल है उससे जुड़े लोगों को के शायद नंबर्स बढ़ सकते हैं। बिहार के अंदर 5 सीटें जहां पर इस समय बीजेपी की सरकार है, सरकार में बीजेपी जनता दल के साथ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, इनमें से एक कांग्रेस तेलंगाना, जबकि छत्तीसगढ़ और हरियाणा जो आप सब जानते हैं बीजेपी के पास है। दो तथा हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस के सरकार इस समय है, एक सीट पर यहां चुनाव होंगे। और बिहार में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की सीट भी खाली हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो चुनाव तो है, लेकिन दिलचस्पी बहुत ज्यादा। राजनीतिक उथल पुथल 2029 से पहले अपर हाउस के अंदर इस बार नंबर गेम कहां जाएगा, क्या होगा, ये 37 नंबर बहुत हद तक 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से डिसाइड करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी बीच में राजनीतिक हलचल तो 2026 के अंदर से ही शुरू होने वाली है, जहां पर एक तरफ बंगाल में चुनाव होंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, इसी के साथ साथ उत्तराखंड में चुनाव होंगे। लेकिन इसी बीच में अभी कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 16 मार्च को राज्यसभा में जब 37 सीटों के चुनाव होंगे, तो एक बार बड़ा नंबर गेम जो है वो राज्यसभा के अंदर चेंज हो। चलिए, इसी बीच जरा बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। स्टेटहुड के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। स्टेटहुड तो केंद्र सरकार तय करेगी, ये कहना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता पक्ष में है, लगातार उसकी तरफ से कल हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय मंत्री की तरफ से श्रीनगर एसकेआईसीसी के अंदर एक स्टेटहुड को लेकर बयान दिया गया। उसके बाद ये राजनीतिक उथल पुथल जो है वो तेज हो गई। हालांकि लोग भी अलग से उपेक्षाओं के साथ बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि ऑपोजिशन में है, उसकी तरफ से कहा गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा तो कब मिलेगा। तो सुनिए क्या कुछ कहना था लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से। हम में से कोई तब तक मुतमईन नहीं होगा जब तक हमें मिलता नहीं है। अब चलिए, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में वक्त ज्यादा लगा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होगा, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज़ पे हम मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतज़ार में हमें अब 1.5 साल। तो स्टेटहुड तो हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। स्टेटहुड हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। स्टेटहुड जल्दी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, इसमें किसी को कोई शक तो होना नहीं चाहिए। स्टेटहुड साहब थोड़ी कोई डेडलाइन डिसाइड करेंगे, वो भारत सरकार को यहाँ से डायरेक्शन देंगे या पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन देंगे कि कब होगा कब नहीं होगा। उन्हें यहाँ पे 3 मिनिस्टर बनाने, वो बनाए ना, 1.5 साल से वो खाली है वैकेंसीज, वो नहीं भर पा रहे हैं। स्टेटहुड की तो दूर की बात है। उन्हें बोलिए अगर आप में दम है, ज़रा वो 3 मिनिस्टर बना के दिखाएं। जो वैकेंसीज यहाँ पे खाली पड़ी है ज़रा बना के दिखाओ। स्टेटहुड तो दूर की बात है, उनको डिसाइड करना बात है। इसका हम स्वागत करते। तो स्टेटहुड तो हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। स्टेटहुड हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। कौन सी बीजेपी?
किधर की बीजेपी है? जम्मू कश्मीर में बीजेपी? अच्छा, कब से? 28 वो गलती से जीत गए, लोगों की बेचारों को गुमराह करके ये जीत गए हैं। ये वोट लेके थोड़े आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक आदमी जो एमएलए जीत के आया है वो वोट लेके आया, और जो बीजेपी के एमएलए हैं ये वोट लेके नहीं आए, बल्कि ये सिर्फ एक नाम पे जीत के आए हैं। और अगर काश ये कभी लोगों के बीच में से जीत के आते तो इनको पता होता कि आज कटरा बंद है रोपवे के लिए। कटरा के लोग अगर नहीं चाहते कि वहाँ रोपवे लगे तो क्यों लग रहा है? आपको पता होगा कटरा बंद है, शहर बंद है। क्या जो लोगों के मुद्दे हैं यहाँ असेंबली में आप जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या है? वो एक उधमपुर का एमएलए है वो लोगों ने उधमपुर से जिता के भेजा हुआ है। सवाल लगाता है निशारे में, बताओ सड़कें कितनी बनी हैं? और ये पहली दफा मैं ऐसा एमएलए देखा है। लोग ये कहते हैं कि जनाब मेरा पुल नहीं बना। सवाल क्वेश्चन क्या लगते हैं? क्वेश्चन ये लगते हैं कि जनाब मेरा ये पुल नहीं बना, मेरी ये सड़क नहीं बनाई, बताएं कब तक बनाएंगे आप? तो यहाँ उल्टे हैं। यहाँ एक सरदार जी हैं आरसपुरा से उठ के आए हैं, वो पहले तो पढ़ते रहे, पढ़ के पता नहीं क्या हो गया, वो सिर्फ पड़े रहते हैं। कहाँ कितने क्रैशर हैं, कितने वो हैं भाई। खा क्रैशर जाए, एक दिन खुद चला जाए, गाड़ी लेके पैसे मैं देता हूँ, गाड़ी का सुनो, गाड़ी के पैसे मैं देता हूँ, तेल मैं देता हूँ, जाए एक एक क्रैशर का खुद लिस्ट बना के आ जा और असेंबली को दे दे। आप मेरे अफसरों को कहाँ काम लगा रहा? हमें और भी बहुत काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिता के भेजा है, सरकार को जिता भेजा के लोगों के काम करने के लिए। ये नहीं अगर कोई चीजें इलीगल हैं। अब दूसरा उठता है, बताओ जी जेडीए लैंड वो खा गया। भाई जेडीए लैंड वो खा गया तो तुम 11 साल कहाँ सोए थे? अगर जेडीए लैंड खा गया तो वो डिफेंस लैंड भी तो किसी ने खाई हुई है, उस पर क्यों नहीं बात करते? अगर बात करनी है तो फिर यहाँ ये आपके कुंजवानी देखें, कुंजवानी पीर बाबा के पास अगर आप लोग निकलते होंगे, वो तालाब होता था, एक वाटर बॉडी थी। क्या वहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है? कैसे खड़ी हो गई है? क्या बीजेपी इस पे बोलते हैं? क्यों? यहाँ बोलेंगे तो पापा दिल्ली से मारेगा ना। तो इसलिए उनको डर लगता है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो हैं वो हमदर्द नहीं है लोगों के। अगर लोगों के हमदर्द हो तो वो लोग हमें स्टेट का दर्जा दिलाएं, क्योंकि स्टेट का दर्जा वो आपका नहीं है, वो मेरी डिमांड नहीं है, वो उमर साहब की डिमांड नहीं है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार की डिमांड नहीं, बल्कि बच्चा जो जम्मू कश्मीर का है वो बेरोजगार बच्चा भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा मिले, जिससे जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में वो ताकत आए। सुनील चौधरी बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष के जवाब में, और राज्य के दर्जे पर राजनीति इस समय गरमाई है। आगे बढ़ेंगे, सीधा आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र लिए चलेंगे, जो इस समय सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाना है। मुख्यमंत्री भी बैठे हैं और ग्रांट्स पर डिस्कशन हो रही है। तो यहाँ पे पत्थरबाजी होती, आगजनी होती और मणिपुर जैसे हालात होते। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में इन हालात में इस रियासत को चलाना एक बहुत दुश्वारी का काम था, और मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि मैं इनकी हुकूमत का मेंबर हूँ और मुझे बहुत कुछ लर्न करने के लिए इनसे मिल रहा है। सर मैं शॉर्ट ही बात करता हूँ। सीएम साहब ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में कहा था कि जो कम बोलेगा उसको ज्यादा मिलेगा, तो उस कैटेगरी में मैं क्वालिफाई होता हूँ सर। वो बात जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले टूरिज्म के बारे में बात करना चाहूंगा सर। सर कश्मीर में टूरिज्म डेवलप हुआ, भद्रवाह में हुआ सर, बनी बसोली में हुआ सर, पत्नीटॉप में डेवलप हुआ सर। हम किसी के खिलाफ नहीं है सर, सभी एरिया जो है वो डेवलप होने चाहिए। और हमारी ये डिमांड है सीएम साहब से कि जो राजौरी पुंछ की तरफ जो इस बात तवज्जो दी जाए। सर हमारे एरिया भी बड़े खूबसूरत हैं, कुदरत ने उनको नवाजा हुआ है खूबसूरती के साथ। और मैं एक एनवायरनमेंट का स्टूडेंट होने के नाते ये भी कहता हूं कि मैं जो हिमालयाज हैं सर, जो लोअर हिमालयाज हैं वो हमारी लाइफ लाइन है। हम नहीं चाहते कि वो इकोलॉजिकली डिस्टर्ब हों, लेकिन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके सर हमारे जो फूट हिल्स हैं बहुत खूबसूरत हैं सर, उनको टूरिज्म मैप पे लाया जाए। और जो हमारा इको टूरिज्म वहाँ पे डेवलप किया जाए। जो 7 लेक्स हैं सर, एल्पाइन लेक्स हैं 7 लेक, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सर रन करते हुए पुंछ तक सर वो एरिया है, एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है लाया जाए सर। इस पे ज्यादा कोई फंडिंग की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक अगर इस पे स्टडी हो जाए, एक डीपीआर बन जाए तो ये एरिया टूरिज्म पे आ सकता है सर। सर हम टूरिज्म एज ए पार्ट ऑफ लग्जरी जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं सर। आपको पता है राजौरी पुंछ में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है सर, हम इसको एज ए पार्ट ऑफ लाइवलीहुड सर इसको लेना चाहते हैं सर। मेरा जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर है सर कोटरंग का सर, नौजवान आगे पीछे के गाँव से सुबह वहाँ पे आ जाते हैं आंखों में एक उम्मीद लेके कि हमें कोई रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। तो सर शाम के वक्त में उनको जब मायूसी से जाते हुए देखता हूँ तो सर तब मेरे बर्दाश्त से वो हालत जो है मेरी बाहर हो जाती है सर। मुझे सियासी विरासत में वहाँ पे 10,000 लेबर मिली है
सर सबसे ज्यादा इस रियासत में अगर कहीं से लेबर जाती है तो वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी से सर जाती है। सर बालटाल से लेके वैष्णो माता से लेके सर हिमाचल से लेके सर लेह तक जो लेबर है वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी से सर सप्लाई होती है। तो अगर यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो जाएगा सर तो लोगों को रोजगार मिलेगा सर। सर वहाँ पे एक अल्पाइन लेक है, स्मार्ट सर, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे अगर 10 किलोमीटर रोड चला जाएगा, उसके बीच में कोई फॉरेस्ट भी नहीं आता है और इकोलॉजिकली सर स्टेबल एरिया है। इसी के साथ साथ सर वहाँ पे केसरी हिल है सर, उसके आगे सर तन्ना मंडी में सर बड़े अच्छे खूबसूरत एरिया है, शादरा शरीफ ज़ियारत है और उसके बाद सुरनकोट में सर एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अगर टूरिज्म का आ जाएगा तो लोगों की जो तकदीर है वहाँ पे बदल सकती है। सर जो गुज्जर और पहाड़ी ट्राइब है रजौरी पुंछ में बड़े सादा और ईमानदार और वफादार लोग हैं सर। सर अगर हुकूमत उनके बारे में सोचेगी, हमें टूरिज्म का प्रोजेक्ट देंगे तो इंशाल्लाह वो लोग कभी भी हमारी हुकूमत का सर नीचे वहाँ पे नहीं होने देंगे। तो मेरी डिमांड है एक इंटीग्रेटेड 7 टूरिज्म लेक जो प्रोजेक्ट वहाँ पे लाया जाए सर। सर उसके साथ साथ मैंने अपने आखिरी बजट की स्पीच में भी लास्ट ईयर भी कहा था कि एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स यहाँ पे बनानी चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सर सोचना चाहिए। यहाँ पे होस्ट का सारा टाइम सर जो तू मैं सर ज़ाया हो जाता है। सर आप जैसे लोगों से हम यहाँ पे अपनी नॉलेज इनरिच कर सकते हैं। इतने सीनियर मेंबर बैठे हुए हैं, डेलिब्रेशन हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है कि हमने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है सर। सर पैसा होगा तो काम होगा सर, पैसा नहीं होगा तो सर काम नहीं होगा। हाइड्रो पावर पोटेंशियल को सर कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। हम वहाँ से फंड्स डिमांड करने के बजाय यहाँ से दे सकते हैं सर। सर जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सर रेवेन्यू जनरेशन के लिए। और जो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं सर, चाहे वो कारपेट की है, टूरिज्म है सर, फूड प्रोसेसिंग है सर। कल हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इनसाइट है जो एग्रीकल्चर के ऊपर दी है इन्होंने, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं सर। सर उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें इंटरनेशनल जो ट्रेड मैप पे आने की ज़रूरत है सर। हमें इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड का यहाँ पे सोचना चाहिए। इसके साथ साथ सर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स सर 65% जो पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है, बिलो 65% बिलो 35 ईयर्स ऑफ द एज है सर। सर उस ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत है सर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है जिसकी किट्टी में सर 1200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सर। सर उस पैसे को जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेबरर हैं सर, उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बात करूं लगभग 62% लिटरेसी रेट है विच इज इवन लेस देन द नेशनल एवरेज। जो रामनगर कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी का है 220 कनाल में बना हुआ कैंपस है विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, हॉस्टल, एवरीथिंग। 2 सब्जेक्ट्स 2008 में वहां में मैम इंट्रोड्यूस हुए थे, एक एमसीए और एक सोशियोलॉजी। फ्रॉम लास्ट 2 years एमसीए हैज नो एडमिशन, लिटरली एमसीए वहां बंद हो चुका है। और जो सोशियोलॉजी है उसमें भी जो एज पर वैकेंसीज है कभी सीट फुल नहीं होती, लिहाजा वहां पे उन कोर्सेज को ओपन करने की जरूरत है जिसकी डिमांड रामनगर में है। जैसे वो एमए इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, यूजोलॉजी है, या फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या स्किल बेस्ड कोर्सेज। क्योंकि मैम बना बनाया सेट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद जानते हैं कि एक कॉलेज को हमें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग हमें 20 साल लग जाते हैं। तो लिहाजा मैंने डिमांड की थी वहां पे कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ना तो डायरेक्टर की पोस्ट परमानेंट है, ना प्रोफेसर की है, ना एसोसिएट की, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की थी जो डायरेक्टर है सारे कैंपसेस में परमानेंट डायरेक्टर की जरूरत है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे टीचर्स जाते हैं वो फुल टाइम वहां नहीं रहते। एज सच हमारे जितने भी साथ के साथ ऑपरेशनल कैंपसेस हैं वहां पे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 7 पोस्ट रामनगर कैंपस में दी जाए ताकि जो एरिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं हम वहां पे वो स्टार्ट कर पाए। क्योंकि मैम जो कॉलेज के बाद हमारा ड्रॉप आउट रेट है इट्स ऑलमोस्ट 95%। 2 कॉलेजेस हैं, जीडीसी बसंतगढ़, जीडीसी रामनगर। जितने भी बच्चे वहां से ग्रेजुएशन करते हैं उनको पीजी करने को पास में नहीं मिलती। कुछ एडमिशन्स हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में होती हैं, बाकी जो बच्चे हैं आइदर दे आर फोर्स्ड टू गो। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, 7 के 7 कैंपसेस और स्पेसिफिकली जो रामनगर कैंपस है वहां पे परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट
और एटलीस्ट 7 टीचिंग पोस्ट, ताकि हम इन कैंपसेस को वाइबल बना सके। मैम से एश्योरेंस चाहता हूँ। आगे जो इनका क्वेश्चन था उसमें शायद इन्होंने बी पार्ट तो देखा होगा, जिसमें ये बात करते हैं रेक्टर डायरेक्टर की। ये मैंने कह दिया है अपने बी पार्ट के जवाब में। द प्रपोजल कंसर्निंग क्रिएशन ऑफ द पोस्ट रेक्टर डायरेक्टर एंड अदर टीचिंग फैकल्टी पोजीशन इन रेस्पेक्ट of the functional offsite campuses under examination in higher education department, ये हम ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सर जब ये ऑफ साइट कैंपस जो हैं जो दिए गए हैं, जैसे बदरवा कैंपस 2006 में हुआ था, इसी तरह कठवा कैंपस 2006 में, उधमपुर कैंपस 7 में, इसी तरह कश्तवाड़ कैंपस 8 में, पुंछ कैंपस 2008 में, रियासी कैंपस, रामनगर कैंपस, पत्नी टॉप कैंपस, सुरनकोट कैंपस जो 2008 में अनाउंस हुए हैं, डोडा कैंपस वो अभी तक वो फंक्शनल नहीं है अभी तक। लेकिन जहां तक इनका कहना है कि स्टाफ की जो कमी है वो मैंने कह दिया है ऑलरेडी अंडर एग्जामिनेशन है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं जो आपका कंसर्न है, क्योंकि अगर ऑफसाइट कैंपस तो पहले इतने ज़्यादा खोले गए उस वक्त ये ध्यान में नहीं रखा गया कि खोलने का मकसद क्या है। खोलने का मकसद ये है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके, सिर्फ ये नहीं कि हम नाम पे खोलेंगे कि हाँ जी ऑफसाइट कैंपस जो है यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, और फिर उसके अंदर जो स्टाफ चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो जब अवेलेबल नहीं होता है तो मुश्किलें आ जाती है। लेकिन अभी ये 12 महीनों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा है डिमांड आती है अपग्रेडेशन की, न्यू ओपनिंग की, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है फिलहाल हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक होने चाहिए। हम यूनिट एक असेंबली को मानते हैं, बट वो असेंबली है, वो असेंबली की इलेक्शन के लिए है, नॉट फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड्स। वहां पर कैप्टा होता है, एरिया होता है, और फिर किस किस एरिया में काम करना है, कौन एरिया जो है वो नेग्लेक्टेड रह गया है। तो मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर्स इंचार्ज से ये गुजारिश होगी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। अभी यहाँ यूटी कपेक्स की बात आई तो मुझे लगता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछली बार भी ऐसे किया था। डाउन दी लाइन एक ऑर्डर जाना चाहिए कि वो इन राइटिंग्स में इस हाउस की अथॉरिटी को और ऑनरेबल मेंबर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, मैं बात कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहा हूं, वो हमारा संविधान बोलता है, उसको कोई भी डिल्यूट नहीं कर सकता। वो चाहे पार्लियामेंट कर सकती है, और इस अवान का जो कानून है वो यहाँ पे ही डिस्कस हो सकता है। कोई भी अधिकारी टॉप ऑफ द हायरार्की भी उसमें कोई इफ बट कामा इनवर्टिकल कामा नहीं लगा सकता। तो मेरी ये गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि एलोकेशन ऑफ फंड्स हो वो वहां की जरूरियात के मुताबिक हो। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जिनके पास जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग भी है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं बजट सत्र के बीच उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट पहला 7 मार्च 2025 ये दूसरा बजट जब आया है तो उसमें से किस जगह पर टूरिज्म के क्षेत्र में कहां पर कितना पैसा जाएगा, ये सारी चीजें यहां से दिशा और दशा दोनों तय करेंगी। और उसके बाद 48 घंटों के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा रमजान की शुरुआत के साथ ही। न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही, समय छोटे से ब्रेक का है।